हेलो एवरीवन, माय नेम अर्जुन सिंह शेखावत। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टिपटॉप क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 की प्रश्नावली 3 आव्यूह है में 3.1 को बेसिक से कंप्लीट करने वाले हैं। आइए सीखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे कि आव्यूह है यानी मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है। तो इसकी परिभाषा है वास्तविक एवं सम्मिश्र संख्याओं या फलनों को आयताकार सारणी में रखना आव्यूह कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे इस बात को सीखें तो हमारे पास एक आयताकार सारणी है जिसमें हम लंबाई यू कह सकते हैं और चौड़ाई यू कह सकते हैं। तो ये जो सारणी है ये एक आयताकार सारणी का काम करती है। इस आयताकार सारणी में आप देखेंगे कि कुछ संख्याएं रखी हुई हैं जिनमें 2, 1, 0 और √3 शामिल हैं। इस सारणी के अंदर आने वाली इन संख्याओं को हम अवयव कहते हैं। जैसे 2, 1, 0 वास्तविक संख्या है, √3 वास्तविक संख्या है और ये सम्मिश्र संख्या के रूप में भी आ सकती हैं। इस अवयव की खास बात यह है कि इसमें जो पंक्तिनुमा रेखा होती हैं उन्हें हम R1, R2 कहते हैं और जो स्तंभ नुमा खड़ी रेखा होती हैं उन्हें हम C1, C2 कहते हैं। फिलहाल इसमें क्षैतिज रेखा 2 है तो पंक्ति R1, R2 2 है और इसमें खड़ी रेखा 2 है तो हम कहेंगे इसमें ऊर्ध्वाधर स्तंभ 2 है। ऊर्ध्वाधर स्तंभ को हम C1, C2 कहेंगे। पहली पंक्ति को हम R1, दूसरी पंक्ति को R2, पहले स्तंभ को C1, दूसरे स्तंभ को C2 कहते हैं। यहाँ पंक्ति को हम रो R1, R2 से लिखेंगे, स्तंभ को हम कॉलम C1, C2 से लिखेंगे। और एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम समझें तो ये है, दूसरा एग्जाम्पल हमें दे रखा है जिसमें आयताकार सारणी यानी आव्यूह के मैट्रिक्स के अंदर वाले अवयव 1 प्लस आयोटा है, 0 है, 2 है, 2 प्लस 3 आयोटा है। ठीक है, यहाँ पर आयोटा जो है वह एक प्रकार का सम्मिश्र संख्या को प्रदर्शित करता है। इसमें क्षैतिज रेखाओं की हम बात करें तो 2 है। पहली क्षैतिज रेखा को हम R1, दूसरी क्षैतिज रेखा को हम R2 कहते हैं। जबकि ऊर्ध्वाधर रेखाओं की हम बात करें तो 2 है। पहली ऊर्ध्वाधर रेखा को C1, दूसरी ऊर्ध्वाधर रेखा को हम C2 कहते हैं। आव्यूह में हम बात करते हैं कि 2 गुणा 2 का आव्यूह क्या होता है और 3 गुणा 3 का आव्यूह क्या होता है। 2 गुणा 2 के आव्यूह और 3 गुणा 3 के आव्यूह को समझने के लिए 2 गुणा 2 के आव्यूह और 3 गुणा 3 के आव्यूह को समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमारे पास एक आव्यूह A है जिसमें 2 तो पंक्ति हैं और 2 ही स्तंभ हैं। तो 2 पंक्ति और 2 स्तंभ को कहते हैं 2/2 का आव्यूह है। पहला जो अवयव होता है उसे हम A11 कहते हैं। 11 का मतलब पहली पंक्ति का और पहले स्तंभ का अवयव। दूसरे अवयव को हम A12 कहते हैं जिसका मतलब पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव। A21 को हम कहते हैं दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव। A22 को हम कहते हैं दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ का अवयव। इसलिए इस अवयव को A22 के नाम से दर्शाया गया है। अगर हम 3/3 आव्यूह की बात करें तो 3/3 आव्यूह हमारे पास कुछ इस तरह से होगा जिसमें हमारे पास अवयव 11, 12, 13, 21, 22, 23 और 31, 32, 33 होंगे, जिनमें 3 पंक्ति हैं जिनका नाम R1, R2, R3 रखा है। 3 ही स्तंभ है जिन्हें C1, C2 और C3 कहा गया है। यह आव्यूह 3/3 का है। जैसे A11 का मतलब होता है पहली पंक्ति का और पहले स्तंभ का अवयव। A12 का मतलब होता है पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव। A13 का मतलब होता है पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव। A21 का मतलब होता है दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव। A22 का मतलब होता है दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ का अवयव। A23 का मतलब होता है दूसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ का अवयव। A31 का मतलब तीसरी पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव। A32 का मतलब तीसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ का अवयव और A33 का मतलब तीसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव कहलाता है। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि आव्यूह किसे कहते हैं और आव्यूह में 2/2 और 3/3 के आव्यूह को किस तरह से लिखते हैं। चलिए अब नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं।
ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, अब हम पढ़ेंगे अवयव की कोटि क्या होती हैं, यानी ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है। इसे समझने के लिए हम यहाँ पे नोट्स में देखते हैं, m पंक्तियों तथा n स्तंभों वाले किसी अवयव को m गुणा n कोटि का अवयव अथवा केवल m गुणा n अवयव कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हमारे पास अगर किसी अवयव की हमें कोटि निकालनी है तो कोटि निकालने का तरीका होता है कि उसमें पंक्तियां कितनी है m और स्तंभ कितने हैं n। तो पंक्ति और स्तंभ की संख्या को गुणनफल के रूप में लिखना, गुणनफल के रूप में दर्शाना उस अवयव की कोटि कहलाता है। जैसे एग्जांपल से हम देखते हैं इस बात को। हमारे पास एक अवयव है जिसका नाम क्या है a, और इस अवयव में हम देखते हैं कि ये तो इसकी पहली पंक्ति हो गई, ये इसकी दूसरी पंक्ति हो गई और ये इसकी तीसरी पंक्ति हो गई। तो इसमें पंक्ति कितनी है 3, और हम स्तंभ की बात करते हैं तो ये पहला कॉलम हो गया और ये दूसरा कॉलम हो गया। तो स्तंभ की संख्या कितनी है 2। तो हम कह सकते हैं पहला अवयव जो है उसकी कोटि कितनी होगी 3 गुणा 2 की। ठीक इसी प्रकार हम देखते हैं दूसरा अवयव हमें दे रखा है जिसमें पंक्तियों की संख्या 2 है, R1 और R2 जिनको हम कहते हैं, जबकि स्तंभ की संख्या हम देखते हैं C1, C2 और C3। तो स्तंभ की संख्या कितनी है इसके अंदर 3। तो हम कहेंगे हमारे पास पंक्ति 2 है और स्तंभ की संख्या 3 है, तो यह 2 गुणा 3 कोटि का अवयव होगा। तो इस तरह से हम किसी भी अवयव की कोटि को ज्ञात कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक नोट हमें पढ़ना है, हम किसी m गुणा n कोटि के अवयव को प्रकट करने के लिए संकेत a बराबर कोष्टक aij कोष्टक बंद का प्रयोग करते हैं। मतलब किसी भी अवयव को प्रेजेंट करने के लिए उस अवयव का हम नाम क्या देंगे a, और उसके अवयव को हम किससे दर्शाएंगे aij से, जहां पर i पंक्ति की संख्या, j स्तंभ की संख्या है और कोष्टक यहाँ पर अवयव के प्रतीक चिन्ह को दर्शाता है। इस तरह से हम किसी भी अवयव के अवयव को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़े। अगला टॉपिक दे रखा है अवयव के प्रकार कैसे ज्ञात करते हैं। अवयव के प्रकार में पहले नंबर पे आता है स्तंभ अवयव है। स्तंभ अवयव की परिभाषा है, एक अवयव स्तंभ अवयव कहलाता है यदि उसमें केवल एक स्तंभ होता है। मतलब स्तंभ अवयव किसे कहते हैं, जिसमें केवल एक स्तंभ होता है, कोई पंक्ति नहीं होती है, उसे हम स्तंभ अवयव कहते हैं। केवल एक ही स्तंभ होता है, पंक्तियों की संख्या कितनी भी हो सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन स्तंभ उसमें एक रहे उसे हम स्तंभ अवयव कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे एक अवयव आपको ए नजर आ रहा है जिसमें अवयव 3, 4, 6, 7 दिए गए हैं। अगर मैं पंक्ति की बात करूं तो ये पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति और चौथी पंक्ति, मतलब पंक्तियों की संख्या एक से ज्यादा है। लेकिन हम स्तंभ की बात करें तो एक ही स्तंभ है। तो जिसमें एक ही स्तंभ हो लेकिन पंक्तियों की संख्या एक से ज्यादा हो तो ऐसे स्तंभ, ऐसे अवयव को स्तंभ अवयव कहा जाता है। तो ये अवयव कौन सा अवयव हो गया, स्तंभ अवयव है। बाकी नेक्स्ट पेज पे हम देखते हैं और कौन कौन से अवयव के प्रकार होते हैं। दूसरे नंबर पे अवयव का प्रकार आता है पंक्ति अवयव है। रो मैट्रिक्स क्या होता है, ऐसा अवयव है जिसमें पंक्ति की संख्या एक रहेगी, स्तंभ की संख्या एक से ज्यादा होगी, तो ऐसे अवयव को हम पंक्ति अवयव कहेंगे। एक अवयव है पंक्ति अवयव तब कहलाता है जब उसमें केवल एक ही पंक्ति हो, उसे हम पंक्ति अवयव कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें एक अवयव दे रखा है जिसमें अवयव 3, 4, 2, 8 है। आप देखेंगे पंक्ति तो इसमें एक ही है लेकिन स्तंभों की संख्या 1, 2, 3, 4। तो जिसमें एक ही पंक्ति हो लेकिन स्तंभों की संख्या एक से ज्यादा हो तो ऐसे अवयव को हम पंक्ति अवयव कहते हैं। अवयव का जो अगला प्रकार दे रखा है उसका नाम है वर्ग अवयव है, जिसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, ऐसा अवयव है जिसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर हो जाती हैं, उसे वर्ग अवयव कहा जाता है। यदि किसी अवयव में 2 पंक्ति है तो उसमें स्तंभ भी 2 होंगे, अगर किसी अवयव में 3 पंक्ति है तो उसमें स्तंभ भी 3 होंगे। यानी स्तंभ और पंक्तियों की संख्या अगर बराबर हो जाती है तो ऐसे अवयव को हम वर्ग अवयव के नाम से जानते हैं। जैसे एक अवयव है जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के समान होती है, वर्ग अवयव कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास एक अवयव ए दे रखा है, इसमें आप देख रहे होंगे कि 3 तो पंक्ति हैं और 3 ही स्तंभ हैं। तो पंक्तियों की संख्या 3 है और स्तंभों की संख्या 3 है,
तो मैं इस अवयव को कह सकता हूं एक प्रकार का वर्ग अवयव है। आप इस अवयव में देखें, पंक्ति कितनी है, 1 और 2, और स्तंभ कितने हैं, 1 और 2। तो पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या क्या है, बराबर है। तो इस अवयव को हम कह सकते हैं एक प्रकार का वर्ग अवयव है। यानी वर्ग अवयव के लिए अगर हम टैग लाइन निकालें तो इस प्रकार के अवयव में पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान होनी चाहिए, तब हम इसे एक वर्ग अवयव नाम दे सकते हैं। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चौथे नंबर का जो अवयव दे रखा है उसको हम कहेंगे विकर्ण अवयव है, जिसे हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, एक वर्ग अवयव है, विकर्ण अवयव होता है। वर्ग अवयव होना चाहिए, उसे विकर्ण अवयव कब कहेंगे, यदि विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव उसके शून्य हो। जैसे फॉर एग्जांपल हम देखते हैं, हमारे पास कोई एक अवयव है ए है, इसमें 3 तो पंक्ति है और 3 स्तंभ है। तो पहली चीज तो हम यहाँ क्लियर करते हैं कि 3 पंक्ति और 3 स्तंभ वाला जो अवयव होता है वो एक वर्ग अवयव होता है। अब इसमें हम विकर्ण का मतलब होता है तिरछे अवयव। विकर्ण का मतलब क्या होता है, तिरछे अवयव। उन तिरछे अवयव को देखते हैं तो 3, 4, 6 यानी अशून्य संख्या है, 0 नहीं है। बाकी सभी अंक को हम देखते हैं तो ऊपर भी 0 है, नीचे भी 0 है। तो 0 विकर्ण के अवयव नहीं होंगे, बाकी सभी अवयव शून्य होंगे, उसे हम विकर्ण अवयव नाम देंगे। अगर ऐसा ही एक एग्जाम्पल हम बी में देखें तो यहां पर देखेंगे 2 तो पंक्ति हैं और 2 ही स्तंभ हैं। तो पंक्तियों की संख्या कितनी हो गई, 2, और स्तंभों की संख्या कितनी हो गई, 2। तो हम इसे वर्ग अवयव कह सकते हैं। और उसमें विकर्ण की अगर हम अवयव की बात करें तो वो 0 नहीं है, इसके अलावा जो विकर्ण है वो 0 है, तो इसे हम एक प्रकार का विकर्ण अवयव कहेंगे। इस तरह से हमने अवयव का चौथा प्रकार डिस्कस किया है, विकर्ण अवयव है। 5वें नंबर का अवयव हमें दे रखा है स्केलर मैट्रिक्स, यानी अदिश अवयव क्या होता है। अदिश अवयव की परिभाषा है, एक विकर्ण अवयव अदिश अवयव कहलाता है यदि इसके विकर्ण के सभी अवयव समान हो। कहने का मतलब विकर्ण अवयव तो होना ही चाहिए, लेकिन उसके विकर्ण के सभी अवयव समान होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप इस अवयव में विकर्ण के अवयव देखेंगे तो 2 और 2 समान है, तब हम इसे अदिश अवयव नाम देंगे। इस एग्जाम्पल में आप देखेंगे कि विकर्ण के सभी अवयव √7 समान हैं, तो हम इसे विकर्ण अवयव इसे अदिश अवयव नाम देंगे। अगर विकर्ण के अवयव अलग अलग होते हैं तो उसे विकर्ण अवयव या विकर्ण अवयव कहेंगे, लेकिन अगर विकर्ण के अवयव अगर समान होते हैं, बाकी सभी अवयव शून्य होते हैं, तो उसे हम अदिश अवयव नाम देंगे। ये अदिश अवयव की पहचान है। अगले नंबर पे होता है तत्समक अवयव, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है। तत्समक अवयव की परिभाषा ध्यान से समझें क्या है। एक वर्ग अवयव है जिसके विकर्ण के सभी अवयव 1 होते हैं तथा शेष अवयव शून्य होते हैं, उसे तत्समक अवयव कहते हैं। आप देखेंगे कि इसमें विकर्ण के सभी अवयव 1 हैं, बाकी के सभी अवयव शून्य हैं, तो इसे हम तत्समक अवयव कहेंगे। इस वाले अवयव में देखें, विकर्ण के सभी अवयव 1 हैं, बाकी के सभी अवयव शून्य हैं, तो इसे हम तत्समक अवयव कहेंगे। ठीक है। 7वें नंबर पे आता है शून्य अवयव है। 7वें नंबर पे अवयव का प्रकार कौन सा है, शून्य अवयव है। एक अवयव है शून्य अवयव है अथवा रिक्त अवयव कहलाता है यदि इसके सभी अवयव शून्य होते हैं। आप इस अवयव में देखेंगे कि सभी अवयव शून्य हैं, तो इसे शून्य अवयव कहेंगे। इस अवयव में देखेंगे कि सभी अवयव शून्य हैं, तो इसे हम शून्य अवयव कहेंगे। इस प्रकार हमने अवयव के 7 प्रकार डिस्कस किए हैं। लास्ट बेसिक टॉपिक रहेगा अवयव की समानता कैसे देखते हैं। यदि 2 अवयव है A जिनमें अवयव है AIJ और अवयव है B जिसमें अवयव दे रखा है BIJ, यदि ये समान अवयव कहलाते हैं तो इनमें कौन सी 2 शर्तें लगनी चाहिए, वे समान कोटि के होने चाहिए, और नंबर 2 A का प्रत्येक अवयव B के संगत अवयव के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। इसको हम एग्जाम्पल से देखते हैं कहना क्या चाहता है। मान लेते हैं A हमारे पास एक अवयव है जो 2x2 कोटि का है और इनके अवयव 2, 3, 3, 2 हैं, और एक अन्य अवयव हमारे पास B है जो भी 2x2 कोटि का है, 2 पंक्ति 2 स्तंभ हैं और इसमें भी अवयव 2, 3, 3, 2 हैं।
अगर मुझे कहना है कि ए बी के समान है तो मुझे इसमें दो चीजें देखनी है। नंबर एक, इन दोनों ही अवयव की कोटि समान होनी चाहिए, अर्थात दोनों की कोटि कितनी आ रही है, दो दो, जो कि पहला नियम सही है। दूसरा है कि प्रत्येक के अवयव समान होने चाहिए, जैसे इसके 11 का जो अवयव 2 है, इसके 11 का अवयव भी 2 होना चाहिए। A12 का अवयव 3 है तो इसमें भी A12 का अवयव 3 है। इसमें A21 का अवयव 3 है तो इसमें भी A21 का अवयव 3 है। इसमें A22 का अवयव 2 है तो इसमें भी A22 का अवयव 2 है। तो अवयव की समानता के आधार पर हम कह सकते हैं कि A अवयव है B अवयव के बराबर है, तो इनकी कोटि की तुलना की जा सकती है और इनके अवयवों को बराबर रखकर तुलना की जा सकती है। लास्ट हमें दे रखा है एक नोट, आपको ढंग से पढ़ना है। संभावित अवयवों की अगर संख्या निकालनी है, यदि आपको उस अवयव के प्रविष्टि दे रखी है कि कौन कौन से अवयव रखकर आपको संभावित अवयवों की संख्या ज्ञात करनी है, अवयव की संख्या ज्ञात करनी है। किसकी संख्या? अवयव की संख्या। अवयव की संख्या ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है प्रविष्टि की पावर कोटि। प्रविष्टि का मतलब होता है उसमें कौन कौन से अवयव भरने हैं, अगर उसकी पावर हम कोटि ले लेते हैं तो संभावित अवयव कितने बन सकते हैं, उन संभावित अवयवों की संख्या निकलकर आ जाएगी। ठीक है, इतना बेसिक आप जरूर पढ़े, क्योंकि बेसिक नहीं पढ़ोगे तब तक आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में नहीं आएंगे। तो यहां तक आप बेसिक लर्न कर लें, उसके बाद हम प्रश्नावली 3.1 के पहले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। 3.1 का पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है, दिए गए अवयव में हमें बताना है कि मैट्रिक्स यानी अवयव की कोटि कितनी है, नंबर 2 अवयवों की संख्या कितनी है, और नंबर 3 अवयव A13, A21, A33, A24 और A23 का मान भी हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले तो इसके अंदर मैट्रिक्स का क्रम, मैट्रिक्स के क्रम का मतलब होता है उस मैट्रिक्स की कोटि कितनी है, वो कोटि हमें बतानी है। तो आप ध्यान से देखेंगे कि इसमें पंक्ति कितनी है, 1 2 3, तो हम यहां पे लिखेंगे कि पंक्ति की संख्या इसमें 3 है, गुणा स्तंभों की संख्या 1 2 3 4, तो स्तंभ कितने हो गए इसके अंदर, 4। तो हम कहेंगे कि यह अवयव है 3 गुणा 4 कोटि का है। पहला क्वेश्चन कंप्लीट है इसका। सेकंड क्वेश्चन हमें दे रखा है कि हमें तत्वों की संख्या बतानी है, अर्थात अवयवों की संख्या बतानी है। तो कोटि का जो गुणनफल आता है उसे हम अवयवों की संख्या कहते हैं। तो 3 को 4 से गुणा कराएंगे तो 3 चौक 12, तो हम कहेंगे इस अवयव में टोटल 12 अवयव हैं, वह अवयवों की संख्या को दर्शाती हैं। तीसरा जो क्वेश्चन दे रखा है, तत्व A13, A21, A33, A24 और A23 को हमें लिखना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं A13 की। A13 का मतलब होता है पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव। देखो पहली पंक्ति तो ये रही और तीसरा स्तंभ ये रहा, तो पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव कितना हो गया, 19। तो A13 का मान कितना हो जाएगा, 19। ठीक इसी तरह से हमें A21 का मान ज्ञात करना है। A21 का मतलब होता है दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ। तो दूसरी पंक्ति तो ये रही, पहला स्तंभ ये रहा, तो इसका मतलब अवयव कौन सा हो जाएगा, 35। तो हम कहेंगे A21 का मान कितना हो जाएगा, 35। ठीक इसी तरह से हमें दे रखा है A33 का मान ज्ञात करना है। A33 का मतलब होता है तीसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ का। तो तीसरी पंक्ति ये रही और तीसरा स्तंभ ये रहा, तो तीसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ का जो अवयव है वो -5 होगा। तो A33 का मान कितना हो गया, -5। लास्ट में हमें दे रखा है A24 का मान कितना होगा। तो A24 का मतलब क्या होता है, दूसरी पंक्ति और चौथे स्तंभ का अवयव। तो दूसरी पंक्ति तो ये रही, चौथा स्तंभ ये रहा, दूसरी पंक्ति और चौथे स्तंभ का जो अवयव दे रखा है वो कितना दे रखा है, 12। पांचवें नंबर पे हमें दे रखा है A23 का मान ज्ञात करो, यानी दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ का मान हमें ज्ञात करना है। तो दूसरी पंक्ति तो ये रही, तीसरा स्तंभ ये रहा, दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ का जो मान है वो कितना हो जाएगा, 5/2। तो हम कहेंगे इसका मान कितना आएगा, 5/2। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। पहला क्वेश्चन कंप्लीट है। अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 हमें दे रखा है, यदि किसी अवयव में 24 तत्व हैं, तत्वों की संख्या कितनी दे रखी है, 24। तो यहां पे लिखते हैं तत्वों की जो संख्या है
कुल टोटल एलिमेंट कितने दे रखे हैं इसके अंदर? 24। तत्वों की संख्या हमारे पास कितनी है? 24। तो उनके संभावित क्रम यानी कोटि क्या हो सकती है? संभावित कोटि, संभावित कोटि हमें क्या करनी है? ज्ञात। संभावित कोटि का मतलब यह है कि 24 को हमें ऐसी दो संख्या के गुणनफल के रूप में लिखना है कि उनको गुणा करने पर 24 आए, वही उसकी संभावित कोटि कहलाती है। तो हम लिख सकते हैं 1 गुणा 24 गुणनफल 24 ही आएगा, 2 गुणा 12 गुणनफल 24 आएगा, 3 गुणा 8 गुणनफल 24 आएगा, 4 गुणा 6 गुणनफल 24 आएगा, 6 गुणा 4 गुणनफल 24 आएगा, 8 गुणा 3 गुणनफल 24 आएगा, 12 गुणा 2 गुणनफल 24 आएगा, 24 गुणा 1 गुणनफल कितना आएगा? 24। तो ये जितने भी मान हमने लिखे हैं ये संभवतः कोटि है जो हम 24 अवयवों को लेकर बना सकते हैं। यानी इनका मतलब हुआ कि एक पंक्ति और 24 स्तंभ ले लो, 2 पंक्ति 12 स्तंभ ले लो, 3 पंक्ति 8 स्तंभ, 4 पंक्ति 6 स्तंभ, 6 पंक्ति 4 स्तंभ, 8 पंक्ति 3 स्तंभ, 12 पंक्ति 2 स्तंभ, 24 पंक्ति 1 स्तंभ लेकर हम 24 अवयवों की कुल संभवतः कोटियां बना सकते हैं, ऐसे अवयव बना सकते हैं। इसमें एक और क्वेश्चन है, यदि उसमें 13 तत्व हो या 13 अवयव हो तो संभवतः कोटि क्या होगी? तो यहां पर सेकंड क्वेश्चन, अवयवों की संख्या कितनी है? अब तत्वों को बोल दो या फिर अवयवों को बोल दो। तो यहां अवयवों की जो संख्या है वो 13 दे रखी है और संभवतः कोटि कितनी बनेगी वो हमें ज्ञात करना है। संभावित कोटि कितनी बनेगी? तो 13 की संभावित कोटि या तो 1 गुणा 13 होगा या फिर 13 गुणा 1 होगा। इससे ज्यादा इसके गुणनफल बन नहीं सकते। यानी एक पंक्ति 13 स्तंभ लेकर या 13 पंक्ति 1 स्तंभ लेकर 13 अवयवों की संभावित कोटि वाले अवयव हम बना सकते हैं। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 करना था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दे रखा है, यदि किसी अवयव में 18 अवयव हैं तो उसके संभावित कोटि क्या हो सकती हैं? यदि उसमें 5 तत्व हो या 5 अवयव हो तो संभावित कोटि कितनी होगी? जो क्वेश्चन नंबर हमने 2 किया था सेम उसी क्वेश्चन की तरह करना है। अगर नहीं समझ में आया है तो एक बार रिपीट क्वेश्चन है, ध्यान से देखें। सबसे पहले हमें अवयवों की संख्या दे रखी है, अवयवों की जो संख्या है वो 18 है। हमें क्या करना है? संभावित कोटि निकालनी है कि कौन कौन सी इसकी कोटि बन सकती हैं। तो यहां पर संभावित कोटि 18 की हम बात करते हैं तो 1 गुणा 18, 2 गुणा 9 18, 3 गुणा 6 18, 6 गुणा 3 18, 9 गुणा 2 18 और 18 गुणा 1 18। ये संभावित कोटियां लेकर हम 18 अवयवों को दर्शाने वाली संभवतः अवयव की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। एक पंक्ति 18 स्तंभ, 2 पंक्ति 9 स्तंभ, 3 पंक्ति 6 स्तंभ, 6 पंक्ति 3 स्तंभ, 9 पंक्ति 2 स्तंभ और 18 पंक्ति 1 स्तंभ लेकर संभावित कोटियां बना सकते हैं, संभावित अवयव की संख्या निर्धारित कर सकते हैं। अब इसका सेकंड क्वेश्चन ये है कि अगर तत्व 5 हैं, यानी अवयवों की संख्या कितनी दे रखी है? 5। अगर हमें अवयवों की संख्या 5 दे रखी है तो संभवतः कोटि कितनी होगी उनकी संख्या निकालनी है। संभावित कोटि कितनी होगी उसकी संख्या निकालनी है। तो 5 है तो या तो 1 गुणा 5 का या फिर 5 गुणा 1 कोटि का कोई अवयव बनाया जा सकता है जिसमें 1 स्तंभ 5 पंक्ति या 5 पंक्ति 1 स्तंभ हो। ठीक है, इस तरह से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दे रखा है, 1 2 गुणा 2 के अवयव है a बराबर a i j को हमें बनाना है।
जिसके अवयव को इस प्रकार से प्रदर्शित किया गया है। जैसे मान लेते हैं हमारे पास कोई एक अवयव है ए, और उस अवयव में कोई अवयव है जिसको दर्शाया गया है ए आई जे से, और उनके अवयव को दर्शाने के लिए किसका प्रयोग किया गया है, अवयव ए आई जे का मान कितना है, आई प्लस जे का होल स्क्वायर, और बटे में कितना दे रखा है 2, और हमें 2/2 का कोई अवयव है लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, देखो कोई 2/2 का अगर हमें अवयव बनाना है तो जाहिर सी बात है 2/2 के अवयव में A11, A12, A21 और A22 ये 4 अवयव सम्मिलित होते हैं, तब जाके 2/2 का कोई अवयव बनता है। इसको बनाने के लिए हमें A11 का मान, A12 का मान, A21 का मान, A22 का मान aij के सूत्र में रखकर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम A11 का मान निकालते हैं। तो i के स्थान पे 1 और j के स्थान पे 1 रखेंगे तो A11 का मान मिल जाएगा। सूत्र फिक्स है हमारे पास i प्लस j का होल स्क्वायर बटा 2, उसी में रखना है i और j का मान। i का मान 1 प्लस j का मान 1 का होल स्क्वायर और इसके बटे में 2। यहाँ पर 1 और 1 को जोड़ा तो 2, 2 का स्क्वायर किया 4 और बटे में दे रखा है 2, भाग दिया तो A11 का मान कितना आ गया 2। ठीक इसी तरह से अब हम क्या करेंगे, A12 का मान निकालेंगे। A12 का मतलब i के स्थान पे 1 प्लस j के स्थान पे 2 उसका होल स्क्वायर और बटे में दे रखा है 2, 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर किया 9, बटे में आ गया 2, तो A12 का मान कितना आ जाएगा 9/2। ठीक इसी तरह से हम निकालते हैं A21 का मान। तो i के स्थान पे 2 रखना है प्लस j के स्थान पे 1 रखना है, उसका होल स्क्वायर बटे में 2, 2 और 1 कितना हो गया 3, 3 का स्क्वायर किया 9 और बटे में कितना आ जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 9/2। उसके बाद हम A22 का मान निकालेंगे। तो A22 का मान कैसे निकालेंगे, i के स्थान पे 2 प्लस j के स्थान पे 2 उसका होल स्क्वायर और बटे में कितना आ जाएगा 2, 2 और 2 को जोड़ा तो 4, 4 का स्क्वायर किया 16, बटे में 2 और 2 का भाग करते हैं तो 2 8 16। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि 2/2 का जो अवयव है A था, उस अवयव को हमने कहा था A11 जिसका मान 2 आ गया, A12 जिसका मान 9/2 आ गया, A21 जिसका मान 9/2 आ गया और A22 जिसका मान कितना है 8। इस तरह से हम 2/2 का अवयव बनाते हैं जिनके अवयव का सूत्र हमें दे रखा है। तो ठीक है, इसी तरह इसका सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमें दे रखा है, यदि अवयव को भरने का तरीका है aij बराबर i/j, तो हमें 2/2 का अवयव बनाना है। 2/2 का अगर कोई अवयव है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें A11 का मान, A12 का मान, A21 का मान और A22 का मान ज्ञात करना है। ठीक है, सूत्र में रखते हैं और इनके मान निकालते हैं। सबसे पहले हमें A11 का मान निकालना, तो i के स्थान पर और j के स्थान पे 1 1 रखना है। i के स्थान पे 1 और j के स्थान पे 1 रखा तो कितना आ जाएगा 1, यानी A11 का मान 1 मिल गया। फिर हम A12 का मान निकालते हैं। तो i के स्थान पे हमें 1 रखना है और j के स्थान पे हमें 2 रखना है, तो A12 का मान कितना मिल गया 1/2। इसी तरह से हमें A21 का मान निकालना है। तो i के स्थान पे हमने 2 रखा, j के स्थान पे 1 रखा, भाग देंगे तो 2 ही आएगा, तो A21 का मान कितना आ गया 2। इसी तरह हमें A22 का मान निकालना है। तो i के स्थान पे 2 रखेंगे, j के स्थान पे 2 रखेंगे और भाग दिया तो कितना आ जाएगा 1। इस तरह हमारे पास जो अवयव है A है उसके अवयव प्राप्त होते हैं। 11 का मान जो था वो 1 था, 12 का मान 1/2, 21 का मान 2 था और 22 का मान 1। इस तरह हम इसका सेकंड क्वेश्चन 2/2 का अवयव ज्ञात कर सकते हैं। चलिए अब इसका तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है, जिसका अवयव है, अवयव भरने का तरीका है aij बराबर i प्लस 2j का होल स्क्वायर बटा 2। तो हमें 2/2 का कोई अवयव ज्ञात करना है। 2/2 के अवयव के अवयव होते हैं A11, A12 एंड A21 और A22, ये 4 ही अवयव होते हैं। सबसे पहले हम A11 का मान निकालते हैं। तो सूत्र में हम i के स्थान पे और j के स्थान पे 1 और 2 रखेंगे। तो यहाँ पर हमने फॉर्मूले में i के स्थान पे 1 प्लस 2 j के स्थान पे 1 और उसका होल स्क्वायर और इसके बटे में दे रखा है 2।
इसको कैलकुलेट किया तो यहाँ पर 2 एकम 2, 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर किया तो 9 और इसके बटे में आ जाएगा 2। तो A11 का मान कितना आ गया? 9/2। इसी तरह से हम A12 का मान निकालते हैं। I के स्थान पे 1 प्लस 2 गुणा J के स्थान पे 2 का होल स्क्वायर और इसके बटे में 2। यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 में 1 जोड़ा 5, 5 का स्क्वायर किया 25 और इसके बटे में दे रखा है 2। तो A12 का मान कितना आ गया? 25/2। इसी तरह से हम A21 का मान निकालते हैं। तो I के स्थान पे 2 प्लस 2 J के स्थान पे 1 का होल स्क्वायर और इसके बटे में 2। कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे 2 को 1 से गुणा किया, 2 एकम 2, 2 और 2 को जोड़ा तो 4, 4 का स्क्वायर किया तो 16 और इसके बटे में 2। 16 में हम 2 का भाग देते हैं तो कितना आता है? 8। ठीक इसी तरह से हम इसका चौथा अवयव निकालते हैं जो A22 है। A के स्थान पे 2 प्लस 2 J के स्थान पे 2 का होल स्क्वायर और इसके बटे में कितना दे रखा है? 2। कैलकुलेट करते हैं। 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 में 2 जोड़ा 6, 6 का स्क्वायर किया तो 36 और इसके बटे में कितना है? 2। 36 में 2 का भाग देते हैं तो कितना आता है? 18। इस तरह से हमने चारों अवयव ज्ञात कर लिए हैं। तो उनको हम 2/2 के अवयव में दर्शाते हैं। तो 2/2 का अवयव A है, उसमें A11 का मान 9/2 आ गया, A12 का मान 25/2 आ गया, A21 का मान 8 आ गया और A22 का मान 18 आ गया। इस तरह से हम 2/2 के अवयव को दर्शा सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 हमें दे रखा है, एक 3 गुणा 4 के अवयव का निर्माण करें जिनके अवयव निम्न प्रकार से दिए गए हैं। हमें क्या करना है? 3 पंक्ति और 4 स्तंभ का कोई एक अवयव बनाना है जिसका अवयव भरने का तरीका यानी सूत्र दे रखा है Aij बराबर 1/2 मॉड्यूलस माइनस का 3i प्लस j मॉड्यूलस बंद। मॉड्यूलस का मतलब ये होता है कि मॉड्यूलस के अंदर अगर कोई भी संख्या नेगेटिव है या पॉजिटिव है तो जब वो मॉड्यूलस से बाहर आएगी तो वो हमेशा पॉजिटिव ही लिखी जाएगी। और ऐसा करने पर हमें 3 गुणा 4 का कोई एक अवयव तैयार करना है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं 3 गुणा 4 का जो अवयव है A, उसमें अवयवों की संख्या क्या होगी? 3 पंक्ति लेनी है और 4 स्तंभ लेने हैं। तो A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33 और A34। इस प्रकार 3 पंक्ति हैं। पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, तो 3 तो पंक्ति हो गई और 4 स्तंभ है। पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ और चौथा स्तंभ, ये 4 स्तंभ है। तो ये 3/4 का कोई हमें एक अवयव दे रखा है और इस सूत्र के अंदर Ij के मान रखकर हमें 3/4 का अवयव ज्ञात करना है। ये इसका फर्स्ट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम A11 निकालते हैं। A11 इसका फॉर्मूला है 1/2 मॉड्यूलस माइनस का 3 I के स्थान पे 1 प्लस J के स्थान पे 1। कैलकुलेट करते हैं इसे। ये तो रहा 1/2 मॉड्यूलस, -3 को 1 से गुणा किया तो माइनस का 3, माइनस के 3 में 1 घटाओगे तो माइनस का 2, ये आ गया माइनस का 2। ये रहा 1/2 गुणा मॉड्यूलस हटाया तो माइनस का 2 क्या हो गया? प्लस का 2, 2 से 2 कट गया तो कितना आ जाएगा? 1। इसी तरह हम A12 का मान निकालते हैं। I के स्थान पे 1 और J के स्थान पे 2 रखना है। तो मॉड्यूलस माइनस का 3 I के स्थान पे 1 प्लस J के स्थान पे 2 रखा। ये रहा 1/2 मॉड्यूलस माइनस का 3, माइनस के 3 में से 2 गया तो माइनस का 1। कैलकुलेट करते हैं। तो ये तो रहा 1/2, माइनस 1 का मॉड्यूलस ओपन करेंगे तो प्लस का 1 और प्लस के 1 को गुणा कराएंगे तो 1/2 ही आएगा। इसी तरह हम A13 का मान निकालते हैं। I के स्थान पे कितना रखना है? 1, तो माइनस का 3, I के स्थान पे 1 प्लस J के स्थान पे कितना रखना है? 3। कैलकुलेट करते हैं। 1/2 माइनस के 3 को 1 से गुणा किया तो माइनस का 3, ये प्लस का 3, 3 में से 3 हम घटाएंगे तो मॉड्यूलस के अंदर कितना बचेगा? 0, और 0 को किसी से गुणा कराओ तो ऑलमोस्ट 0 ही आएगा। इसी तरह हम A14 का मान निकालते हैं। तो ये तो रहा 1/2 मॉड्यूलस माइनस का 3, I के स्थान पे 1 प्लस J के स्थान पे 4। यहाँ पर 1/2 मॉड्यूलस माइनस 3 को 1 से गुणा किया तो माइनस का 3 प्लस का 4।
ये रहा 1/2, माइनस के 3 में से 4 गया तो 1, 1 का मॉडुलस 1 ही होता है और इस 1 को 1/2 से गुणा किया तो 1/2। ठीक है, इसी तरह से हम बाकी के मान निकाल लेंगे। अब हमें A21 का मान निकालना है, तो 1/2 मॉडुलस यहाँ पर माइनस का 3, i के स्थान पे 2 प्लस j के स्थान पे 1, 1/2 मॉडुलस -3 दूना -6, -6 में से 1 गया तो माइनस का 5, -5 मॉडुलस से बाहर आया तो प्लस का 5/2। इसी तरह से हम A22 का मान निकालते हैं, तो ये तो रहा 1/2 मॉडुलस माइनस का 3, i के स्थान पे 2 प्लस j के स्थान पे 2, ये रहा 1/2 मॉडुलस माइनस का तो 6 प्लस का 2, 1/2 मॉडुलस -6 में से 2 गया तो माइनस का 4, 1/2 माइनस का 4 बाहर आया तो प्लस का 4 और 2 का भाग दिया तो 2 दूना 4। इसी तरह से हम A23 का मान निकालते हैं, तो 1/2 कैलकुलेट करें से मॉडुलस माइनस का 3, i के स्थान पे 2 रखा प्लस j के स्थान पे 3 रखा, 1/2 -3 को 2 से गुणा किया तो माइनस का 6 प्लस का 3, 1/2 माइनस के 6 में से 3 गया तो माइनस का 3, मॉडुलस से बाहर आया तो प्लस का 3 और बटे में 2। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, बड़ा सिंपल है, बस थोड़ी कैलकुलेशन है इसके अंदर। अब हमें A24 का मान निकालना है, तो 1/2 मॉडुलस माइनस का 3, i के स्थान पे 2, j के स्थान पे 4, 1/2 -3 को 2 से गुणा किया तो माइनस का 6, माइनस के 6 में से हम 4 घटाएंगे तो माइनस का 2, माइनस के 2 को मॉडुलस से बाहर निकाला प्लस का 2, 2 में 2 का भाग दिया तो कितना आ जाएगा 1। इसी तरह से हम A31 का मान निकालते हैं, तो 1/2 मॉडुलस माइनस का 3, i के स्थान पे 3 प्लस j के स्थान पे 1, ये तो रहा 1/2 -3 को 3 से गुणा किया तो माइनस का 9, माइनस के 9 में 1 घटाया तो माइनस का 8, माइनस का 8 मॉडुलस से बाहर आया तो प्लस का 8 और 2 का भाग दिया तो 2 चौके 8। ठीक है, इसी तरह से हम A32 का मान निकालते हैं, तो ये तो रहा 1/2 मॉडुलस माइनस का 3, i के स्थान पे 3 प्लस j के स्थान पे 2, ये तो रहा 1/2, 3 को -3 से गुणा किया तो माइनस का 9, माइनस के 9 में 2 घटाया तो माइनस का 7, माइनस का 7 मॉडुलस से बाहर आया तो प्लस का 7 और 7 को 1/2 से गुणा किया तो 7/2। इसी तरह से हम A33 का मान निकालते हैं, तो ये तो रहा 1/2 मॉडुलस माइनस का 3, i के स्थान पे कितना रख दिया 3, j के स्थान पे कितना रख दिया 3, कैलकुलेट करते हैं तो 1/2 -3 को 3 से गुणा किया तो माइनस का 9, माइनस के 9 में से 3 घटा दिया तो माइनस का 6, माइनस का 6 मॉडुलस से बाहर आया तो प्लस का 6, प्लस के 6 में 2 का भाग दिया तो 2 तिया 6। इसी तरह फाइनली A34 का मान हम निकालते हैं, तो 1/2 यहाँ पर माइनस का 3, i के स्थान पे 3 प्लस j के स्थान पे 4, कैलकुलेट करते हैं 1/2 मॉडुलस -3 को 3 से गुणा किया तो माइनस का 9, माइनस के 9 में से 4 घटाते हैं तो माइनस का 5, माइनस का 5 मॉडुलस से बाहर आएगा तो 1/2 प्लस का 5 और प्लस के 5 पे 1/2 से गुणा कराते हैं तो प्लस का 5/2। इस तरह से अगर हमें अब 3/4 का कोई अवयव लिखना हो तो हम किस तरह से लिखेंगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ a बराबर, अब यहाँ पर हम मान रखना स्टार्ट करेंगे जो मान हमने निकाले हैं। सबसे पहले हम A11 का मान रखेंगे, सबसे पहले हम किसका मान रखेंगे A11 का मान। A11 का मान कितना है 1, A12 का मान कितना आया 1/2, A13 का मान कितना है 0, A14 का मान कितना है 1/2, A21 का मान कितना आ गया 5/2, A22 का मान कितना आ गया 2, A23 का मान कितना आ गया 3/2, A24 का मान कितना आ गया 1, A31 का मान कितना है 4, A32 का मान कितना है 7/2, A33 का मान कितना है 3 और A34 का मान कितना है 5/2। इस तरह हम 3/4 के अवयव को, जिसमें 3 पंक्ति और 4 स्तंभ हैं, उस अवयव को दिए गए सूत्र के माध्यम से बना सकते हैं। ऐसे ही इसका एक सेकंड क्वेश्चन है जिसको हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करेंगे। इसका सेकंड क्वेश्चन हमें दे रखा है Aij बराबर 2i माइनस j का अगर कोई अवयव हमें दे रखा है तो 3 गुणा 4 कोटि का हमें अवयव ज्ञात करना है। तो 3 गुणा 4 कोटि के लिए हमें A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24
A31, A32, A33, A34 के मान निकालने पड़ेंगे और फिर उन मानों को एक साथ हम इस अवयव में जमाएंगे तो 3 गुणा 4 कोटि का अवयव प्राप्त हो जाएगा। तो हमारे पास अवयव निकालने का सूत्र ये है, IJ के मान रखने, कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम A11 का मान निकालते हैं। तो 2 I के स्थान पे 1 माइनस J के स्थान पे 1, 2 एकम 2, 2 में से 1 गया तो कितना बचेगा 1। इसी तरह हम A12 का मान निकालेंगे। तो ये तो रहा 2 I के स्थान पे 1 माइनस J के स्थान पे 2, 2 एकम 2, 2 में से 2 गया तो 0। इसी तरह से हम A13 का मान निकालते हैं। तो 2 I के स्थान पे 1 माइनस J के स्थान पे 3, 2 एकम 2, 2 में से 3 गया तो माइनस का 1। फिर हम A14 का मान निकालते हैं। तो ये तो रहा 2 I के स्थान पे 1 माइनस J के स्थान पे 4, 2 एकम 2, 2 में से माइनस 4 गया तो माइनस का 2 आ गया। इसी तरह हम A21 का मान निकालेंगे। तो ये तो रहा 2 I के स्थान पे 2 माइनस J के स्थान पे कितना रखेंगे 1, 2 दूना 4, 4 में से 1 गया तो कितना बचा 3। इसी तरह हम A22 का मान निकालते हैं। A22 का मान 2 I के स्थान पे 2 माइनस J के स्थान पे 2, 2 दूना 4, 4 में से 2 गया तो कितना बचेगा 2। इसी तरह हम A23 का मान निकालते हैं। तो 2 I के स्थान पे 2 माइनस J के स्थान पे 3, 2 दूना 4, 4 में से 3 गया तो कितना बचेगा 1। आगे हम A24 का मान निकालते हैं। तो 2 I के स्थान पे 2 माइनस J के स्थान पे 4, 2 दूना 4, 4 में से 4 गया तो कितना बचेगा 0। फिर हम A31 का मान निकालते हैं। 2 I के स्थान पे 3 माइनस J के स्थान पे 1, 3 दूना 6, 6 में से 1 गया तो कितना बचेगा 5। हम A32 का मान निकालते हैं। तो 2 I के स्थान पे 3 माइनस J के स्थान पे 2, 3 दूना 6, 6 में से 2 गया तो कितना बचेगा 4। इसी तरह हम A33 का मान निकालते हैं। तो ये तो रहा 2 I के स्थान पे 3 माइनस J के स्थान पे 3, 3 को 2 से गुणा किया, 3 दूना 6, 6 में से 3 गया कितना बचेगा 3। लास्ट हम A34 का मान निकालते हैं। A34 तो 2 I के स्थान पे 3 माइनस J के स्थान पे 4, 3 को 2 से गुणा किया तो 6 माइनस का 4, 6 में से 4 गया तो कितना बचा 2। तो ये हमारे पास अवयव तो सारे आ गए। अब इनको एक साथ जमा के लिखते हैं। तो अतः A बराबर कितने बाई कितने कोटि का है 3/4। तो यहाँ पर A11 का मान, A12 का मान, A13 का मान, A14 का मान, फिर A21 का मान, A22 का मान, A23 का मान और A24 का मान, फिर A31 का मान, A32 का मान, A33 का मान और A34 का मान। तो ये हमारे पास अवयव है, 3 पंक्ति और 4 स्तंभ में है। 3/4 का ये अवयव प्राप्त होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 हमें दे रखा है, निम्नलिखित समीकरणों से x, y और z के मान हमें ज्ञात करना है। देखो ये दो अवयव हमें दे रखे हैं और दोनों ही अवयव बराबर हैं, अर्थात समानता अवयव सिद्धांत हम लगाएंगे, जिनमें प्रत्येक अवयव का प्रत्येक अवयव दूसरे अवयव के संगत प्रत्येक अवयव के बराबर होगा और हमें x, y, z में या तो कोई संबंध मिलेगा, समीकरण मिलेगा या फिर डायरेक्ट उनका मान मिलेगा। वो मान हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिखते हैं दोनों अवयव की तुलना करने पर, दोनों अवयवों में हम क्या करा रहे हैं, कंपैरिजन करा रहे हैं। तो हम लिखेंगे कि इसका जो x है वो इसके 1 के बराबर होगा। तो यानी x का मान कितना हो जाएगा 1। ठीक है। इसका जो y होगा वो इसके 4 के बराबर होगा। तो हम कहेंगे y का मान कितना आ जाएगा 4। ठीक इसी प्रकार इसका जो z होगा वो इसके 3 के बराबर होगा। तो z का मान कितना आ गया 3। तो इस तरह से हमें तुलनात्मक संबंध से x, y, z के मान ज्ञात करने थे। छठे का सेकंड क्वेश्चन हमें दे रखा है, जिसमें एक अवयव है उसका A11 तो हमें दे रखा है x प्लस वाई और इसका हमें A11 दे रखा है 6। तो पहले तुलना करने पर हम क्या करेंगे, इसका जो हमें 5 प्लस z दे रखा है वो 5 के बराबर है।
तो यहाँ पे लिख सकते हैं 5 प्लस जेड जो है वो 5 के बराबर है, तो 5 से 5 कटा, तो यहाँ पर जेड का मान कितना आ जाएगा 0। ये जेड का मान आ गया। ठीक है यहाँ तक। चलिए आगे देखें। फिर हमें दे रखा है x प्लस वाई जो है वो किसके बराबर है 6 के बराबर। तो हम यहाँ से x प्लस वाई को किसके बराबर कर देते हैं 6 के बराबर। यहाँ से अगर मुझे y का मान निकालना है तो प्लस का x इधर आया तो माइनस का x, इसका नाम क्या रख दिया मैंने समीकरण नंबर 1। क्लियर है यहाँ तक। अब ये जो x y है वो किसके बराबर हो जाएगा 8 के। तो यहाँ पे लिखते हैं x y जो है वो किसके बराबर हो गया 8 के। अब हम यहाँ पर y का मान 6 माइनस एक्स वाई की जगह रखेंगे, तो समीकरण नंबर 1 से मान रखने पर, समीकरण नंबर 1 से मान रखने पर इसमें वैल्यू पुट कर दो। देखो तो ये तो रहा x, y की जगह क्या रख दिया 6 माइनस एक्स और बराबर में कितना दे रखा है 8। कैलकुलेट कर लो, x को 6 से गुणा किया तो 6x, x को x से गुणा किया तो x स्क्वायर बराबर में कितना हो गया 8। पक्षांतरण करो, माइनस का x स्क्वायर इधर आया तो प्लस का हो गया, प्लस का 6x उधर गया तो माइनस का 6x और बराबर में इधर कितना दे रखा है प्लस का 8 और बराबर में कितना हो गया 0। अब इसके टुकड़े करो, कितना हो रहा है 4 दूना 8, गुणनखंड करने पर तो x स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 2x प्लस का 8 और बराबर में कितना हो गया 0। कॉमन लेते हैं आगे वाले पद में से तो x माइनस 4 बचेगा, पीछे वाले पद में माइनस 2 कॉमन लिया तो x माइनस 4 बराबर में कितना आ गया 0। पहला पद x माइनस 2 और दूसरा पद x माइनस 4 बराबर में कितना आ जाएगा 0। पहला पद x माइनस 2 को उठाओ 0 के बराबर, तो x का मान कितना आ जाएगा प्लस का 2। दूसरे पद में x माइनस 4 को उठाओ 0 के बराबर, तो x का मान कितना आ जाएगा प्लस का 4। तो हमारे पास x के पर्टिकुलर दो मान हैं, एक तो हमारे पास x बराबर 2 है, तो उस केस में समीकरण नंबर 1 से हम y का मान निकाल लेंगे। ठीक है, समीकरण नंबर 1 हमें दे रखा था y बराबर 6 माइनस एक्स, ये ऊपर से मान है। अब इसमें y बराबर 6 माइनस एक्स के स्थान पे कितना रख दिया 2, 6 में से 2 गया तो कितना आ जाएगा 4। अगर अब हमारे पास x के स्थान पे 4 हो तब समीकरण नंबर 1 से y का मान क्या होगा, तो समीकरण नंबर 1 से वैल्यू पुट करते हैं, तो y बराबर 6 माइनस एक्स की जगह कितना रख दिया 4, 6 में से हमने 4 घटाया तो कितना आ जाएगा 2। तो इस तरह से हम x y z के मान क्या कर सकते हैं ज्ञात, यानी x का मान 2 होगा तब y का मान 4 होगा, जब x का मान 4 होगा तो उस केस में y का मान 2 होगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। इसका थर्ड क्वेश्चन हमें दे रखा है x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड वाई प्लस जेड जो है वह इस अवयव के अवयव 9, 5, 7 के बराबर है। तो सबसे पहला काम है तुलना करने पर। पहला हमें अवयव दे रखा है x प्लस वाई प्लस जेड जो है वो 9 के बराबर हो जाएगा, तो x प्लस वाई प्लस जेड जो है वो 9 के बराबर हो गया, इसका नाम हमने समीकरण नंबर 1 दे दिया। फिर यहाँ पर x प्लस जेड जो है वो 5 के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पे x प्लस जेड जो है वो 5 के बराबर हो गया। समीकरण नंबर कौन सा हो गया 2। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 से मान रखो, देखो कुछ मान रखने पर मान मिल रहा है क्या। ये दे रखा है x प्लस जेड का टोटल कितना है 5, तो x और z के टोटल पे 5 रख देंगे तो 5 प्लस वाई बनेगा और बराबर में कितना है 9। यहां से हम y का मान निकालते हैं, तो ये प्लस का 5 इधर आया तो माइनस का 5 और यहाँ 9 में से 5 घटाएंगे तो 4, तो y का मान कितना आ गया 4। अगला केस देखो, y प्लस जेड जो है वो किसके बराबर है 7 के बराबर, तो y प्लस जेड जो है वो किसके बराबर है 7 के बराबर। समीकरण नंबर कौन सा हो गया 3। अब यहां से हम क्या करेंगे y के स्थान पे 4 रख देंगे, y का मान रखने पर, y का मान रखो, y के स्थान पे कितना रख दिया 4 प्लस z बराबर में कितना है 7। यहां से अगर हम z का मान निकालना चाहें तो प्लस का 4 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का,
7 में से 4 गया तो कितना बचेगा 3। इस तरह से z का मान कितना आ गया 3। ठीक है, अब बचा किसका x का मान, तो समीकरण नंबर 2 में रख दो z का मान। तो यहां पे लिखते हैं समीकरण नंबर 2 से। दूसरा समीकरण में क्या दे रखा था प्रश्न पत्र में, x प्लस जेड बराबर 5 और z का मान कितना निकाल लिया हमने 3, तो z के स्थान पे 3 रख दो बराबर में 5। तो x का मान कितना मिल जाएगा हमें, x बराबर 5 माइनस 3, 5 में से 3 घटाया तो x का मान कितना आ जाएगा 2। इस तरह से हम x y z क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमें दे रखा है समीकरण से a b c d का मान हमें ज्ञात करना है। दो अवयव बराबर हैं तो इनकी तुलना करेंगे और मान निकालेंगे। तो यहां पर तुलना करने पर, तुलना करो, देखो पहला वाला हमें दे रखा है a माइनस बी जो है -1 के बराबर है। तो यहाँ पर a माइनस बी जो है -1 के बराबर है, इसका नाम समीकरण नंबर क्या रखा 1। उसके बाद हमें दे रखा है 2a माइनस बी जो है वह 0 के बराबर है। तो 2a माइनस बी जो है वह 0 के बराबर है, समीकरण नंबर कौन सा हो गया 2। इन दोनों समीकरणों को सरल कर लेते हैं, चिन्ह चेंज किया, नीचे वाले समीकरण के तो माइनस का प्लस का माइनस का, ये b प्लस माइनस कट जाएगा, 2a में से माइनस का a घटाओगे तो माइनस का a, माइनस का 1 और माइनस का 0 माइनस का 1, यहां से माइनस कटा तो a का मान कितना आ जाएगा 1। ये हमारे पास a का मान आ गया। अब ये a का मान समीकरण नंबर 1 में रख दो तो किसका मान मिल जाएगा b का मान। तो यहां पे लिखते हैं a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 में a का मान 1 रखो यहाँ पे, तो 1 माइनस का b बराबर में माइनस का 1। ठीक है, माइनस b का मान निकालना चाहते हो तो माइनस का 1 प्लस का 1 इधर आया तो माइनस का 1 हो गया। यहां से माइनस का b माइनस का 1 और माइनस का 1 कितना हो जाएगा माइनस का 2, माइनस से माइनस कटा तो b का फाइनली आंसर कितना आ जाएगा 2। अब हमें निकालना है c का मान। तो देखो एक समीकरण यहां पर 2a प्लस c जो है वो किसके बराबर होता है 5 के। तो यहां पर 2a प्लस c जो होता है वो किसके बराबर होता है 5 के बराबर। अब a का मान ऊपर हम निकाल ही चुके हैं 1 है, तो 2a का मान 1 रख दिया प्लस का c बराबर में 5। कैलकुलेट करो, 2 एकम 2 प्लस का c बराबर में 5, पक्षांतरण करो, c का मान आ जाएगा 5 माइनस का 2, 5 में से 2 गया तो 3, c का मान कितना आ जाएगा 3। अब लास्ट हमें d का मान निकालना है। तो d का मान कैसे निकालेंगे देखो, अब ये दे रखा है 3c प्लस d जो है वह किसके बराबर है 13 के बराबर। तो c से समीकरण बना लेंगे। क्या दे रखा है 3c प्लस d जो है वह 13 के बराबर है। c के स्थान पे c का मान रखो 3, c का मान 3 प्लस का d और बराबर में 13। कैलकुलेट करो, 3 को 3 से गुणा किया तो 9 प्लस का d बराबर में 13। d का मान निकालोगे तो ये तो रहा 13 प्लस का 9 इधर आया तो माइनस का 13 में से अगर हम 9 घटाते हैं तो 4, ये d का मान कितना आ जाएगा 4। इस तरह से हम a b c d के मान ज्ञात कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हमें 8 दे रखा है a आव्यूह है, a ij m गुणा n का एक वर्ग आव्यूह है। तो वर्ग आव्यूह के लिए शर्त कौन सी होनी चाहिए, तो हम जानते हैं, हमने पीछे पढ़ा है, वर्ग आव्यूह है वह आव्यूह होता है जिसमें पंक्तियों की संख्या यानी m का मान स्तंभों की संख्या, स्तंभों की संख्या यानी n के क्या होता है बराबर। तो हम कह सकते हैं वर्ग आव्यूह की आइडेंटिटी क्या है, पंक्ति की संख्या जो है वह बराबर होगी स्तंभ की संख्या से। तो m बराबर n ही इसका सही ऑप्शन है, जो कि सी विकल्प पे दे रखा है कि पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 हमें दे रखा है कि x और y के दिए गए मानों में से
कौन सा निम्नलिखित अवयव युग्म के बराबर होता है। मतलब आपको क्या करना है, इन दोनों ही अवयव को बराबर रखना है और उसमें x और y का मान निकालना है और इन चार ऑप्शन में बताना है कि वो y और x का मान कौन सा होगा। ठीक है, तो यहां पर लिखते हैं अवयव की तुलना करने पर, अवयव की तुलना करने पर। ठीक है, आगे कैलकुलेट करते हैं। देखो अवयव की तुलना में सबसे पहले हम लिख सकते हैं कि 3x + 7 जो है वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। तो कैलकुलेट करते हैं, 3x + 7 बराबर में कितना है, 0। तो यहां से हम x का मान निकालते हैं, तो 3x बराबर -7। फाइनली x की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, -7/3। ठीक है, तुलना करने पर फिर y का मान देखना, y + 1 को किसके बराबर लिख सकते हैं, 8 के बराबर। y + 1 को किसके बराबर लिख सकते हैं, y + 1 बराबर कितना हो गया, 8। तो यहां पर y का मान कितना आ जाएगा, प्लस का 1 इधर आया तो माइनस का 1, 8 में से 1 गया तो y का मान कितना आ जाएगा, 7। x का हम एक और मान निकाल सकते हैं, यहां पर देखोगे तो आप y - 2 जो है वो किसके बराबर होता है, 5 के बराबर। तो यहां पर लिखते हैं जो y - 2 है वो किसके बराबर है, 5 के बराबर। तो यहां से हम y का मान निकालेंगे, तो माइनस का 2 इधर आया तो प्लस का 2, 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7। तो y का मान कितना हो गया, 7। इसी तरह x का प्रॉपर मान निकालोगे एक और, तो 2 - 3x को किसके बराबर लिख सकते हैं, 4 के बराबर। तो यहां पर लिखते हैं 2 - 3x बराबर कितना हो जाएगा, 4। माइनस के 3x को तो रखो, 4 माइनस का प्लस का 2 इधर आया तो माइनस का 2, माइनस के 3x को कैलकुलेट करो। ठीक है, 2 - 3x बराबर में 4, माइनस के 3x को कैलकुलेट करेंगे तो प्लस का 2 इधर आया तो माइनस का 2, 4 में से 2 गया तो 2, और यहां से x का जो मान है वो कितना आ जाएगा, 2/-3। अब आप तुलना करके देखना कि इसमें x का मान तो -7/3 आ रहा है और इसमें x का जो मान आ रहा है -2/3 आ रहा है। तो अगर अवयव की तुलना करने पर अगर x के दो अलग अलग मान मिलते हैं तो उस अवयव में x और y का मान निकालना पॉसिबल नहीं है। तो नॉट पॉसिबल टू फाइंड, यानी इस अवयव में x और y का मान निकालना पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। तो इसका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन, इनके मान संभव नहीं है। क्योंकि हम जानते हैं जब अवयव की हम समानता की तुलना करते हैं तो x और y का मान क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 हमें दे रखा है कि प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 के साथ क्रम 3 × 3 के सभी संभावित अवयव की संख्या में ज्ञात करनी है। यदि हमें अवयव 0 और 1 ही दे रखा है, 3 × 3 कोटि का कोई अवयव बनाना है, तो ऐसे कितने प्रकार से हम संभावित अवयव बना सकते हैं, उनकी संख्या निकालनी है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे जो प्रविष्टि दे रखी है हमें, वो प्रविष्टि हमारे पास दो है। कौन कौन सी है, एक तो 0 है और एक 1 है। फिर हमें कोटि जो दे रखी है वो कोटि हमें 3 × 3 दे रखी है। और ऐसे हम कितने अवयव बना सकते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं संभावित अवयवों की संख्या। संभावित अवयवों की संख्या का सूत्र क्या होता है, प्रविष्टि की पावर कोटि। मैंने लिखवा दिया बेसिक के अंदर। प्रविष्टि कितनी है हमारे पास, 2, और कोटि कितनी है, 3 × 3। तो कैलकुलेट कर लो इसे, तो ये तो रहा 2, 3 × 3 कितना हो गया, 9, 2 की पावर 9 का मतलब होता है 512 तरह से हम क्या बना सकते हैं, अवयव बना सकते हैं। 512 ऑप्शन में कहां पे आ रहा है, डी पे। तो इसका मतलब हम कहेंगे इसका डी विकल्प सही है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर हमारी प्रश्नावली 3.1 कंप्लीट हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, आप नेक्स्ट वीडियो देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक सेंड कर दूंगा। आप नेक्स्ट वीडियो के अंदर प्रश्नावली 3.2 के सभी क्वेश्चंस और सभी एग्जाम्पल देखेंगे बेसिक के साथ। तब तक आप 3.1 का यह वीडियो तैयार कर लें।
नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। यदि आपको हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।